नमस्कार। आज हम बीएससी पास्ट फर्स्ट ईयर के गैसेस स्टेज में आदर्श व्यवहार से विचलन के कारणों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने देखा कि गैसों का अनुवर्ती सिद्धांत आदर्श गैस की व्याख्या करने में पूर्ण रूप से सफल रहा, परंतु वास्तविक गैसों के आदर्श व्यवहार से विचलन को अनुवर्ती सिद्धांत द्वारा समझाया नहीं जा सका। एमागेट वक्र में हमने देखा कि जब PV और P के मध्य ग्राफ खींचा जाता है तो यह एक सीधी रेखा प्राप्त न आकर गैस आदर्श गैस से विचलित हो जाती है। इसका क्या कारण होता है कि सभी गैसें आदर्श गैस की तरह व्यवहार न करके आदर्श गैस व्यवहार से विचलित हो जाती है। गैसों के अणुगति सिद्धांत में एक धारणा थी कि गैसों के अणुओं का आयतन संपूर्ण गैस के द्वारा घेरे गए आयतन की तुलना में नगण्य होता है। यह स्थिति ताप व दाब की सामान्य अवस्था में यह धारणा सही प्रतीक होती है, क्योंकि इस अवस्था में गैस के अणुओं का आयतन गैस के आयतन का लगभग 0.14% होता है, जो कि नगण्य है। परंतु यदि दाब उच्च कर दिया जाए, मतलब प्रेशर बढ़ा दिया जाए, तो गैस के आयतन में पर्याप्त कमी आती है, जबकि गैस के अणुओं का आयतन वही रहता है। ऐसी अवस्था में गैस के अणुओं के आयतन को संपूर्ण गैस द्वारा घेरे गए आयतन की तुलना में नगण्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि इस परिस्थितियों में गैस के अणुओं का आयतन गैस के आयतन का लगभग 1.4% हो जाता है। इसको अपन इस तरह समझ सकते हैं, एक पात्र है ये आयतन का जिसमें N गैस भरी हुई है। इस समय इसका आयतन इतना है एवं प्रेशर ऊपर से लगा रहे हैं तो गैस का आयतन ज़्यादा है। यदि प्रेशर हाई किया जाता है, उच्च प्रेशर पर प्रेशर बढ़ाने से पे कंटेनर नीचे आएगा और आयतन कम रह जाएगा। इस समय गैस के लिए इतना आयतन था, ज़्यादा आयतन था, जिसमें गैस के अणु दूर दूर विचरण कर रहे थे। लेकिन इस समय जबकि प्रेशर बढ़ा दिया जाता है तो गैस के अणु पास पास आ जाते हैं एवं इनका आयतन इस समय गैस के अणु के एक अणु का आयतन पूरे आयतन की तुलना में 0.14% था। लेकिन यदि प्रेशर बढ़ा दिया जाता है तो आयतन कम हो जाता है और गैस के अणु उतने ही रहते हैं, परंतु वह फिर कम जगह में आते हैं। इस समय इनका आयतन इस पात्र को प्रभावित करता है कि आयतन को प्रभावित करता है और ये लगभग 1.4%। जब प्रेशर कम होता है तो पात्र का आयतन अधिक होने पर गैस के एक अणु के आयतन को अपन नगण्य कर सकते हैं। लेकिन यदि जगह कम हो जाए, आयतन कम हो जाए, तो इन गैस के अणुओं के आयतन को हम नगण्य नहीं मान सकते हैं। निम्न ताप पर भी गैस का आयतन इतना कम हो जाता है कि गैस के अणुओं के आयतन को नगण्य नहीं मान सकते। यह पहले हमने प्रेशर के बारे में पढ़ा। अब है टेम्परेचर। यदि टेम्परेचर प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अणु, यदि जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो गैस के अणु दूर दूर होते हैं। लेकिन यदि टेम्परेचर कम कर दिया जाता है तो गैस के अणु की एनर्जी कम हो जाती है एवं वह पास पास आ जाते हैं। इस समय इनका आयतन को पास पास आ जाएंगे, जिसके कारण हम इनके गैस के अणुओं को आयतन को नगण्य नहीं कर पाते। अतः उच्च दाब तथा निम्न ताप पर यह धारणा कि गैस के अणुओं का आयतन संपूर्ण गैस द्वारा घेरे गए आयतन की तुलना में नगण्य होती है, सही प्रतीक नहीं होती है। इसलिए आदर्श व्यवहार से यह विचलन पाया जाता है।
सेकंड पॉइंट था आदर्श गैस समीकरण में कि गैस के अणुओं के बीच परस्पर किसी प्रकार का आकर्षण बल नहीं पाया जाता है। उच्च दाब तथा निम्न ताप पर यह धारणा सही प्रतीत नहीं होती है, क्योंकि इस अवस्था में गैस का आयतन बहुत कम हो जाता है और अणु अधिक निकट आ जाते हैं एवं अणुओं के मध्य आकर्षण बल भी पाया जाता है। जैसा कि हमने पहले देखा था कि जब गैस के अणुओं का आयतन कम कर दिया जाता है तो गैस के अणु पास पास आ जाते हैं एवं इनके मध्य आकर्षण बल होगा यदि प्रेशर उच्च कर दिया जाए और ताप कम कर दिया जाए। इसके प्रमाणित करने के लिए दो पक्ष दिए गए हैं। पहला है गैसों का द्रवीकरण। अधिकांश गैस उच्च दाब एवं निम्न ताप पर द्रवित हो जाती हैं। गैसों का द्रवीकरण होना गैसों के मध्य आकर्षण बल होने को प्रमाण देता है। सेकंड है जूल थॉम्सन प्रभाव। जब किसी गैस को उच्च ताप से निर्वात में प्रसारित होने दिया जाता है तो गैस का ताप कम हो जाता है, अर्थात कूलिंग इफेक्ट, शीतलन प्रभाव देखा जाता है। इसे जूल थॉम्सन प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव का स्पष्टीकरण अणुओं के मध्य आकर्षण बल द्वारा दिया जा सकता है। जब गैस प्रसारित होती है तो गैस के अणु एक दूसरे से दूर जाते हैं। इस कारण आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। इस कार्य के लिए आवश्यक एनर्जी उनकी गतिज ऊर्जा से प्राप्त होती है। परिणाम स्वरूप गतिज ऊर्जा में कमी आ जाती है और ताप घट जाता है। इन्हीं अंतराण्विक आकर्षण बलों के कारण ही कम ताप तथा उच्च ताप पर गैस का आदर्श व्यवहार से विचलन पाया जाता है। इन दो धारणाओं को ध्यान में रखते हुए आदर्श समीकरण PV=nRT में आवश्यक सुधार किए गए तथा इसे वास्तविक गैसों के लिए उपयोगी बनाया जा सके। इसके में यह सुधार वैन डर वाल समीकरण में किए गए हैं, जिसमें PV=nRT में सुधार करके एक नई समीकरण की वास्तविक गैसों के लिए PV=nRT जो समीकरण थी यह आदर्श गैसों के लिए लागू होती है, लेकिन वास्तविक गैसों के लिए नहीं। इसके लिए एक नई समीकरण आई जिसे हम वैन डर वाल समीकरण कहते हैं, जिसमें आयतन तथा दाब में संशोधन किया गया, जिसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।